नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। आज के छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसकी रणनीति के संबंध में आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक में निर्णय लिया गया। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि 22 अगस्त से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसको लेकर अलग अलग जिलों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 2 सूत्री मांग को लेकर 4 चरणों में आंदोलन करने के लिए हमने 30 मई को मुख्य सचिव को हमने नोटिस दिया था। 3 चरण का आंदोलन हमारा पूरा हो चुका है। तीसरा चरण जो आंदोलन हुआ था उसके तहत 25 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय, स्कूल सब बंद हो गया था। और अब हम लोग अंतिम चरण का ऐलान हमने किया है। 1 अगस्त को मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है कि हम लोग 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। फेडरेशन से जुड़े हुए 53 विभाग के कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हम लोग जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने फेडरेशन की तरफ से अलग अलग जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कई जिले में आज हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं, सब लोग मीटिंग ले रहे हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर इस साल महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के हाथों से बनी राखियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कई महिला समूह पर्यावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं। रायपुर के कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाएं 15 अगस्त की तैयारियों में लगी हैं। देखिए हमारे सहयोगी खोमन साहू की स्व सहायता समूह की महिलाओं से यह खास बातचीत। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के धान के दाने से ये तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाई जा रही है। तमाम जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं दीदी हैं वो लगातार इसको बना रही हैं। ये तस्वीर में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इसको बनाने में लगातार जुटी हुई हैं। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। कितने राखियां आप लोगों ने तैयार रखी है अभी तक? अभी हम लोग वही 11 से 12,000 तक राखी तैयार कर लिए हैं। कहाँ से डिमांड आ रही है इसकी? ये ज़्यादातर हम लोग सी मार्ट में देते हैं। पहले तो हमारा मार्केट हम लोग स्टॉल लगाते थे, जैसे अपना बूढ़ा तालाब है वहाँ पे, साइंस कॉलेज है वहाँ पे, और मार्केट वगैरह में स्टॉल लगा के बेचते थे। लेकिन अब अपने पास मार्केट आ गया है। जो हमारा सी मार्ट है ना, महिलाओं का बिहान द्वारा जितने भी उत्पादन होते हैं, जितने भी समूह में जो भी चीज़ें बनाई जाती है, सबसे पहले हम लोग अभी वहीं देते हैं। तो इसको हम लोग सी मार्ट में भी रख के बेचते हैं। किन किन चीज़ों से तैयार कर रहे हैं आप लोग राखियाँ? ये हम लोग बीज से करते हैं ना, जैसे ये हमारे पास करेले के बीज का राखी है, और हमारे पास है ये धान का राखी है, ये धान का राखी है हमारे पास, और कुमड़ा का बीज है, और एक मसाला राखी है। ये मसाला राखी जो अभी हम लोग पहले बार शुरुआत किए हैं, है ना, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। इसको हम ये 2 राखी बनाए हैं जिसको बोलते हैं भैया भाभी राखी। ठीक, ये भैया के लिए और ये भाभी के लिए। तो भी बहुत ज़्यादा डिमांड इसी का है। पहले क्या करते थे लोग, जैसे विदेशी राखी का ज़्यादा उपयोग करते थे और प्लास्टिक वाला ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है तो लोग भी विदेशी राखी को ना अपना के स्वदेशी राखी अपना रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से, जो एक बार और तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, तमाम जो महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर सुंदर राखियां बना रही है। तमाम जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ जो झंडे वो तैयार कर रही है। चाहे युवती है, यहाँ के जो संचालक उनसे बात करते हैं, किस तरीके की डिमांड है अभी? डिमांड तो पूरे रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे पास डिमांड आ रही है कंटिन्यूस। और ख़ास तौर पे क्योंकि हम अलग हर वैरायटी के झंडा बना रहे हैं, चाहे वो खादी का हो, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो शाटन का हो, तो क्या डिमांड हर मतलब ग्रामीण अंचल से लेके हर जगह से डिमांड आ रही है। कितनी महिलाएं काम कर रही है इस पर? लगभग 35 महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ सिलाई में ट्रेंड है। तो वो सारे कटिंग से लेके सिलाई का काम से लेके पूरी 35 महिलाएं कर रही हैं। तो आपने सुना, तमाम जो महिलाएं हैं वो लगातार काम कर रही, चाहे राखी बनाने को लेकर हो, चाहे 15 अगस्त की तैयारियों की झंडे को लेकर हो। तमाम महिलाओं को इसी बहाने कहीं ना कहीं
रोजगार मिलता हुआ नज़र आ रहा है और महिलाएं अपने काम में बहुत अच्छे तरीके से जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। जगदलपुर जिले के नयापारा के पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगरनार के ग्रामीण युवक ने बस्तर पुलिस पर उसे झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि युवक को गाड़ी के कागजात के संबंध में पूछताछ के लिए उसके गांव से उठाकर थाने लाया गया, जहां युवक ने जानकारी दी कि कागजात खो गए हैं और उसने दस्तावेज ऑनलाइन देखने का आग्रह किया, जिसके बाद भी उसे थाने में बिठाकर रखा गया और उसके 2 दिन बाद उस पर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया कि वह चोरी करने की फिराक में था। पकड़े हुए वो लोग और मार्केट से बीच में जो थोड़ी दूर में 8:30-9 बजे आए। मार्केट में नाश्ता कर रहा था, 4 पुलिस वाले आए और पूछे कि पद्मन सेठिया कौन है। तो मैं बोला मैं हूँ सर, बताइए क्या बात है। जब मुझे गाड़ी में बिठाए तो मुझे पता चला कि मैं जो बस्तर क्षेत्र में जो गाड़ी गिरवी किया हूँ उसको पकड़ा गया है। उस संबंध में मुझे बस्तर थाना लेके गए, जो मुझे मेरे घर से 50-60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मुझे उस गाड़ी के संबंध में 1 अगस्त को 2 बजे दोपहर 2 बजे पूछताछ हुआ, तो मुझसे वो गाड़ी का कागजात खो गए हैं। तब मैडम जो टीआई मैडम आरटीओ में पता किए इंजन नंबर चेसिस नंबर के माध्यम से, तो मेरे नाम से ही पाया गया। तो फिर मुझे फिर से लॉकअप में बंद कर दिए, जबकि मुझे उसी समय से छोड़ देना चाहिए था। सूरजपुर के कोतवाली में इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर नाबालिग 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल कमलेश्वर कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं ने प्राचार्य के खिलाफ उनकी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। बता दें, आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पहले भी छात्रों के द्वारा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायतकर्ता के आवेदन वापस लेने की वजह से पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। हाँ बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? मैं स्कूल गई थी तो प्रिंसिपल सर गंदा हरकत करते हैं और उधर को एकदम से छूते रहते हैं सब बच्चे लोग को। फिर आपने क्या किया? फिर मेरे सब दोस्त लोग बताने लगे कि सर ऐसे ही करते रहते हैं हमेशा। फिर आप क्या की? फिर मैं पहले चाची को बताई, फिर चाची मम्मी को बताई। सर ये शिकायत दर्ज कराई हूँ सूरजपुर भट्टा महुआपारा में। उनका स्कूल हीरा मेमोरियल स्कूल है और कमलेश्वर कुर्रे वो प्रिंसिपल हैं। वो कई बच्चियाँ के साथ ऐसे हरकत कर चुके हैं, छेड़छाड़ी। इसके बाद मेरी बच्ची कल आई स्कूल से, रोते आई। वो कई दिन से रो रही थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं उसको जोर ज़बरदस्ती करके भेज रही थी। फिर बच्चियाँ खूब रो रही थी तो मैं स्कूल से आई, बच्ची खूब रोई। फिर मैं और लड़कियाँ को पूछने गई तो कितने जन का मैं 3-4 लड़कियाँ का रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ और बच्चियाँ मेरे को बताया कि ये सही बात है। इसके बाद मैं सोची कि सर से मैं मिलने जाऊँ। मैं मिलने गई स्कूल पे, सर मेरे को देख करके भाग गए। भागने के बाद मैं कॉल करवाई मैडम से तो बोले मेरे से मंडे को मिलना। इसके बाद वो भाग गए, जानबूझ के भागे हैं। आज दिनांक को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि इसकी बच्ची जो 5वीं क्लास में अध्ययनरत है स्कूल से वापस घर आई तो इसने रोते हुए अपने परिजन को बताया कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो स्कूल के प्रिंसिपल के चैम्बर में उसको बुलवा के उसके गलत जगह मतलब टच किया है और उसके साथ गलत हरकत कर रहा है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी कमलेश्वर कुर्रे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। लिखित आवेदन पर से 354 का पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कन्या शक्ति के सदस्यों ने जगदलपुर शहर के कोतवाली एवं बोधघाट थाना पहुंचकर जनता की सेवा में लगे पुलिस विभाग के सदस्यों को राखी बांधी। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए मन लुभावने वादे किए गए थे,
उन सभी वादों की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। इसलिए कन्या शक्ति के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और उन्हें इस रक्षाबंधन में छत्तीसगढ़ की बेटियों और बहनों की रक्षा निस्वार्थ भाव से करने का तोहफा उनसे मांगा है। साथ ही पुलिस विभाग का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। नहीं ये क्या उनको एक काम करो, सबको खाना बुलाओ। हाँ रवि, तो हमारी गाड़ी में आ गए। आज युवा मोर्चा की कन्या शक्तियों द्वारा हमने पूरे पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षा के कई मन लुभावने वादे किए थे और उन्होंने अभी तक इस प्रकार के जितने भी वादे थे उन्हें पूरे नहीं किए हैं, तो आज और प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हर दिन घटित हो रही है, तो हमने उनसे उम्मीद छोड़ दी है और आज हम लोगों ने यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर अपने पुलिसकर्मी भाइयों से उनसे अपनी सुरक्षा का तोहफा मांगा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह को लेकर पुलिस विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का अभ्यास भी किया जा रहा है। बता दें कि इस साल भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। चलता है विगत वर्षों में कोरोना काल के कारण सम्मान गार्ड के रूप में परेड संचालित हो रही थी। इस वर्ष पूरी परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस विभाग, आईटीबीपी, सीएफ, होमगार्ड, पीटीएस के आर्म्स प्लाटून रहेंगे और एनएसएस, एनसीसी के बच्चे रहेंगे। इस बार परेड स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरी तैयारी 1 तारीख से शुरू कर दी गई है और 13 तारीख को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और आईटीआई जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है
और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वीआईपी न्यूज में खबरों की ओर रुख करेंगे। राजनांदगांव जिले के घोमका थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपियों का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 9 तोला सोना और 150 तोला चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जब्त जेवरात की कीमत लगभग 5,50,000 रुपए बताई गई है। आरोपियों ने पूछताछ में 11 स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। हमारे यहाँ एक चोरी हुई थी 12 जुलाई को और वो चोरी सोने और चांदी की चोरी थी। काफ़ी लंबी चोरी थी, 7-8 लाख के आसपास की थी। और उसी चोरी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव और अपने एसओपी खैरागढ़ के निर्देशन पर साइबर टीम और घुमका पुलिस के द्वारा लगातार उसमें काम किया गया। तो उसमें 5 लोगों को हमने शुरू में पूछताछ और के लिए हिरासत में लिया था, जिसमें से एक मनीष अमूरिया, तोरण वैष्णव, रवि साहू, कन्हैया मरकाम और देव सोनी, ये 5 लोगों को हमने लिया। तो सारी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेट की उसमें तो पता चला, जब मनीष के मेमोरेंडम लिया गया तो ज़िले में कम से कम 1 दर्जन के आसपास की चोरियाँ उसके लगातार जो हो रही थी निकली उसमें। और उसी के सिलसिले में उनको रिमांड लेके 3 लोगों को जेल भेजा गया था, 2 लोगों को फिर उसमें पुलिस रिमांड लिया गया था और पुनः फिर अलग अलग चोरियों के बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें फिर उसमें से 5.5-6 लाख के आसपास की उसमें चोरी का फिर रिकवर हुई है, जिसमें से 1.5 किलो के आसपास चांदी है और कम से कम 20 तोला से ऊपर उसमें सोना फिर बरामद के आसपास हुआ है। और लगातार उस मामले में जांच की जा रही है और अलग अलग मामलों में जो उन्होंने चोरी की है संबंधित थाना में मैसेज करवाया गया है और मामले की जांच अभी भी चल रही है उसमें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांवड़ यात्रा के बाद भाजपा ने भी आज कांवड़ यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा की इस कांवड़ यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित हजारों लोग शामिल हुए। राजधानी रायपुर के खमतराई से इस यात्रा की शुरुआत हुई। सभी कांवरिये शहर के बीच से होते हुए महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
भाजपा के कांवड़ यात्रा में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी देखने को मिली। कांवड़ यात्रा के सामने घुड़सवार भगवा ध्वज पकड़े नजर आए, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता ऊंट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे दिखाई पड़े। के इस महान महीने में हम सब लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करने निकले हैं। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, अच्छी बारिश हो, अच्छा धान पैदा हो। छत्तीसगढ़ के विकास के काम को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ की जनता का संबल दे, यही आशीर्वाद लेने हम सब लोग भोलेनाथ के भक्त लोग आज कांवड़ यात्रा निकल करके प्रभु हटकेश्वर नाव के दरबार में जा रहे हैं। वहाँ जल अर्पित करेंगे और कामना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली के लिए हम सबको संबल प्रदान करें। सब छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी और शहरों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग की। इसके साथ ही नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। सीएम ने बैठक में जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों के राजस्व में हानि होने की बात कही। और अब देखिए राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त में सामान बांटने की घोषणाओं के विषय में यह खास कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। उर्दू में एक कहावत है कि माली के मुफ्त दिले बेरहम। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस बात की बहस चल रही है कि जो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और उसमें जो मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं, क्या वो उचित है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेवड़ी बांटने का चलन बढ़ा है। हम देखते हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, पर वो चुनाव के समय ऐसे बहुत सारे वादे करता है, अपने घोषणा पत्र में उन बातों के वादे करता है जो एक प्रकार से मतदाता को लुभाते हैं और मतदाता कई बार उनके झांसे में आता है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है। चुनाव आयोग हमको असहाय सा दिखाई देता है और कई बार हम देखते हैं कि जो बजट है, अगर सरकार चुन के आई और उसमें वित्तीय स्थिति क्या है सरकार की, तो वादे पूरे नहीं होते और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पर जब राजनीतिक दल के रूप में वो अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, तब वो ऐसे सारे वादे करते हैं कि जो संभव नहीं है। और इधर के समय में एक से बढ़कर एक वादे करने का चलन बढ़ा है। हर नेता अलग अलग तरह से, हर पार्टी अलग अलग तरह से जो है वो वादे कर रही है। तो अब सवाल ये आता है कि सभी राजनीतिक दल जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या वह नैतिक रूप से उचित है कि आम जनता के टैक्स का पैसा यूं मुफ्त में लुटा दिया जाए। यदि राजनीतिक दल लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, साइकिल, मुफ्त का राशन जैसी बहुत सारी चीज़ें वोटरों को मुफ्त में देना चाहते हैं, तो जनता की मेहनत का टैक्स का पैसा देने की अपेक्षा अपने राजनीतिक दल के फंड से उन्हें ये राशि देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा संदिग्ध तो इस मामले में चुनाव आयोग का रवैया है। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाओं पे उसे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल इस बात का संकेत है कि यह चुनाव आयोग की नाकामी है। दरअसल हम ऐसे समय में देखते हैं कि जब
लगभग प्रत्येक राज्य कर्ज में डूबा हुआ है और उसे इस तरह की घोषणाओं से बचना चाहिए। और यदि राजनीतिक दल लगातार इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लुटा रहे हैं, तो ऐसे में राज्य का कोष तो खत्म होगा ही होगा और इससे वित्तीय भार भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग बहुत सारे मामले में संज्ञान लेता है, वो प्रत्याशी से चुनाव का खर्चा पूछता है, वो वित्त नियंत्रक रखता है, वहाँ तक तो ठीक है। पर चुनाव घोषणा पत्र, चूंकि पार्टी अभी जीत कर नहीं आई है, सरकार नहीं बनी है, तो चाहे जैसे वादे वो कर रहे हैं और बहुत सारे उनका बस चले तो वो कहें कि हम आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे। ऐसी कोई भी बात जो संभव असंभव है, सब राजनीतिक दल और जो चुनाव में खड़े होते हैं वो लोग करते हैं। पर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो राष्ट्र हैं, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, वहाँ जिस तरह की आर्थिक अस्थिरता है, जिस तरह देश आर्थिक गर्त में जा रहा है, अगर हमने अपने देश में ये जो मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगी। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि हमारे अपने देश में जो बैंक हैं उनने पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के रुपए जो है वो बट्टे खाते में डाले और ये पैसा कोई गरीब आदमी को नहीं मिला, ये चुनावी वादों से नहीं मिला। ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो देश की बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, उन्होंने ये पैसा कर्जा में लिया और बैंक ने उसे बट्टे खाते में डाला। बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10 लाख करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में डाला। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन ने राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2020-21 के दौरान बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि 1,57,096 करोड़ थी, जबकि इसके एक वर्ष पहले यह राशि 2,02,781 करोड़ थी। 2019-20 में 2,37,170 करोड़ रुपए और 2018-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए। अब एक तरफ जो गरीबों को मिल रहा है उसको रेवड़ी कहा जा रहा है, पर वो कितना पैसा मिलता होगा उन्हें, या उनके खाते में कितना पैसा जा रहा है। अगर उन्हें कोई साइकिल देने का वादा कर रहा है, कोई उन्हें मुफ्त में आधी कीमत में राशन देने की बात कर रहा है, बिजली देने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वादे एक प्रकार से उनकी बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े हैं। तो एक तरफ बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े वादे राजनीतिक दल कर रहे हैं और उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बैंक है वो बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के पैसे बट्टे खाते में डाल रहा है। दोनों ही तरह से अगर हम देखते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे मुद्दों पर बवाल खड़ा करते हैं, जो इस समय हमारे देश में एक राष्ट्रवाद की बात चल रही है, राष्ट्रीयता की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता तो इस बात की होनी चाहिए कि हम लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे दें, उन्हें झूठे आश्वासन ना दें, और जो लोग देश को बट्टा लगा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए बट्टे खाते में जा रहा है, उसे कैसे रोकें, ये इस समय की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपने आप में लाजमी है। चुनाव आयोग धीरे धीरे अपनी जो भूमिका, उसकी बहुत सक्रिय भूमिका थी, वो कहीं खोता जा रहा है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को भी तमाम बाकी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से, अगर राजनीतिक दल ये आश्वासन दे रहे हैं या अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, तो उनको बुला के पूछना चाहिए कि ये कहाँ से पूरा करोगे, राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, केंद्र की वित्तीय स्थिति क्या है। इस पर पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये जो बात कह रहे हैं ये कहाँ से लाएंगे, अन्यथा आप एक प्रकार से एक छल कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उसे झूठे आश्वासन दे रहे हैं, और फिर जब आप जीत के आ रहे हैं तो उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए राज्य को या केंद्र को कर्ज में डाल रहे हैं। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। रेवड़ी कहीं पर भी हो उस तरह से नहीं बंटनी चाहिए जिस तरह से बंट रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़।